आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रश्नोत्तरी करेंगे आज। जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उसके साथ उसका ज्ञान कितना हुआ हमें याद है या नहीं है, उन सब की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। आज हम वर्ण विचार के बारे में प्रश्नोत्तरी करेंगे और ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का समायोजित है। वो संग्रह करके उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रश्नोत्तरी। आज हम पढ़ेंगे वो वर्ण विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो वर्ण विचार की है, यानी हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। हमारा पहला प्रश्न आज का, हमारी इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। यानी जिन स्वरों के निर्माण में, पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं वह है कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं। होठ गोल हो जाते हैं उनको हम वृत्ताकार यानी वृत्त के समान हो जाते हैं, ऐसे एक वृत्त के समान जैसे हो जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उच्चारण स्थान की दृष्टि से ग व्यंजन का है वो सही रूप क्या होता है। कंठ है, स्पर्श, अघोष, अलप्राण। कंठ होगा, स्पर्श होगा और सघोष सही है, अघोष नहीं होता है और अलप्राण होता है। ये यानी ये हमारा सही हो गया। इसमें भी कंठ है, स्पर्श है, सघोष, लेकिन महाप्राण गलत हो गया। कंठ है, स्पर्श, अघोष और महाप्राण ये गलत होगा, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है वो है क्ष त्र ग है। ये हमारे मूल स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार यानी संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं होते। अंतस्थ वर्ण य र ल व होते हैं, है नहीं होता है हमारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है वो है देवनागरिक लिपि में कितने स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो अगला है वो है उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। उच्चारण के कालमान है उसे क्या कहा जाता है? क्या संधि कहा जाता है? दूसरा है वो समास कहा जाता है या व्यंजन, व्यंजन या मात्रा। हमारा जो होगा वो है मात्रा है, वो कहा जाता है। अगला प्रश्न वह है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? हमारे सामने है वो व्यंजन शब्द दिए हुए हैं, यानी व्यंजन वर्ण है। हमें उनमें से हमें अघोष है वो छांटना है। द या ध नहीं होता है, ये और न ये भी नहीं होता है, यानी प और फ है वो अघोष होता है। अब अघोष, सघोष और अघोष कहते हैं किसे हैं? हमें इसको समझने के लिए पहले की जो कक्षाएं पढ़ा रखी है उनको हमें देखना है। सब कुछ पहले की कक्षा में पढ़ा रखा है। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है स्वर तंत्रियों के आधार पर। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अघोष और सघोष होता कौन सा है, ताकि रिवाइज हो जाए। अघोष है वो वर्ण का पहला, प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा और तीनों स आते हैं, तीनों स आते हैं। और
उसके बाद घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस य, र, ल और व और सभी स्वर आते हैं। यानी घोष वर्णों की संख्या वो 31 होती है और उल्टा अघोष की संख्या वो 13 होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। अघोष और सघोष है, वो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो भागों में हमने पढ़ा कि अघोष है पहला, दूसरा, तीनों स होते हैं, और सघोष या घोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा और य, ल, व प्लस सभी स्वर आते हैं, 31 होते हैं। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में हमें देखना है कि स्पर्शी व्यंजन है वो नहीं है। अब स्पर्शी व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को ये बात निश्चित रूप से हमें ध्यान रख लेनी है। सबसे पहले पहला यानी क वर्ग का, ट वर्ग का, च वर्ग का और प वर्ग का प्रारंभ के चारों यानी 4 चौक 16 वर्ण होते हैं, वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब हमें इसमें पहले वर्ण के चारों होते हैं त, थ, ब, उस प्रकार यानी ल और है ये नहीं होता है। ल पार्श्विक होता है और है वो सजातीय। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है किस क्रम में तालव्य व्यंजन, यानी जो तालव्य के माध्यम से बोले जाते हैं, यानी च, छ, ज, झ, रिय ये तालव्य है। टैठ है ये मूर्धन्य आएंगे। क, ख, ग ये कंठ से, त, थ, द ये दंते आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह ओम को, यानी ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? यानी लुप्त स्वर होता है उ, ओम, इसमें लुप्त होता है। अल्प प्राण ध्वनियों में कौन सा समूह है वो होता है? अब हमें अल्प प्राण के बारे में सबसे पहले तो अल्प प्राण हमें याद होना चाहिए कि अल्प प्राण है वो होता कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से हम बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हम पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण में चौथा यानी दूसरा और चौथा आता है प्रत्येक वर्ग का। इस प्रकार अल्प प्राण में यानी पहला और तीसरा देखना है। पहला है आ गया इसमें, और तीसरा यानी ये गलत हो गया, इसमें पहला आ गया, इसमें तीसरा है और पंचम, यानी ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें पहला त और थ, दूसरा गलत हो गया, तीसरा नीचे ट, ठ ये भी गलत हो गया। इस प्रकार हमारा जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वो एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है वो है कि किस क्रमांक में अघोष वर्ण आते हैं? किस क्रमांक में है वो अघोष वर्ण आते हैं? यानी घोष और अघोष हमने अभी पढ़ा था, ये किस क्रमांक में है वो घोष वर्ण आते हैं? पहला प्रश्न त और थ हमारा राइट आंसर होगा न। इस प्रकार अगला प्रश्न है वो है नासिकीय ध्वनियों के उच्चारण में प्रवास में। अब हमें ये प्रश्न पूछा है, केवल नाक से निकलती है, नासिकीय ध्वनियाँ केवल नाक से निकलती है, मुख और नाक दोनों से निकलती है। क, ये केवल मुख से निकलती है, मुख से निर्वाद होती है, यानी प्रवास है वो केवल नाक से होता है, जिन्हें हम नासिकीय ध्वनियाँ कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न वो है यह रहा आपके सामने, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ था? ए और औ का हुआ था। भारीय प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? भारीय प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। किस क्रमांक में ऊष्म व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में, यानी इस क्रमांक को में दिए उसमें ऊष्म यानी यह तीनों स है, ऊष्म में आते हैं यानी यह है वो नहीं होता है। उस प्रकार अगला है यदि नीचे का होठ काट दिया जाए
पूरी तरीके से काट दिया जाए कि किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। व यानी बोल के देखिए, ल में तो नहीं होता है, व में होता है, ध नहीं होता है, ख नहीं होता, यानी इस प्रकार हमारा जो अनुस्वर होगा वो 2 नंबर का यानी व हो जाएगा। उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग किस में हुआ है? उत्क्षिप्त मैंने पढ़ाया था अड और अड, जिसके नीचे बिंदी प्रारंभ में आते हैं तो बिंदी नहीं लगती है। 8 नियम बताए थे वो क्लास में, पीछे की क्लास है जाकर के आप देख सकते हो। यानी आरजू के अंदर ड नहीं आ रहा, ख में नहीं आ रहा, इस प्रकार पढ़ाई में आ रहा है तो पढ़ाई हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण है वो महाप्राण होता है? हमने पढ़ा महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। महाप्राण इसका उल्टा प्राण होगा, यानी दूसरा और चौथा, घ और ठ यानी दूसरा और चौथा है। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा कथन सही है? व्याकरण की दृष्टि से इसमें कौन सा कथन है वो सही है? स्वर और व्यंजन के उच्चारण में की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अंतर तो होता ही है, गलत है। समस्त स्वर महाप्राण, बिल्कुल गलत है। महाप्राण अभी बताया कि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, समस्त कैसे हो सकते हैं? व्यंजन के उच्चारण में समास वायु अबाध के रूप में बाहर, गलत है। मूलतः सभी व्यंजन हलंत होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वरों के माध्यम से बोले जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वो है, दृग का वर्ण विच्छेद होगा। दृग का वर्ण विच्छेद द, री, ग और ए। सही है। दैर ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी। हमारा प्रश्न का उत्तर है वो एक ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है वो, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वरयुक्त हैं? किस व्यंजन में सभी व्यंजन है वो स्वरयुक्त हैं? यानी सभी व्यंजन है वो स्वरयुक्त किस में है? प्रथा, पार्थ, प्रथा, पृथ्वी। इस प्रकार स्वरयुक्त हैं, व्यंजन स्वरयुक्त प्रथा के अंदर है। अगला प्रश्न है वो, जीव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? जीव्या के आधार पर 3 प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं। अब जीव्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं हम उनकी एक बार से चर्चा कर लेते हैं कि जीव्या के आधार पर हम बांटते हैं। जीव्या के आधार पर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंदर सबसे पहले मध्य स्वर में ए, उसके बाद पश्च में आ, उसके बाद अग्र में ई और ई, री, ए, आई, उ, ये पश्च में आएंगे ओ, औ। व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रवास की कम मात्रा लगती है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? कम मात्रा लगी अल्पप्राण कहलाएंगे। पहला, तीसरा और पांचवा होता है महाप्राण, दूसरा और चौथा होता है। यानी हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश के अंदर सबसे पहले क यानी क, प पहले आ गया, द आ गया, त। इस क के अंदर क और से मिलकर बना यानी क आ गया। इस प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है वह, इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कंठ ध्वनि है। ए कौन सा प्रश्न सही नहीं है? ए कंठ ध्वनि, बिल्कुल ए। ई मूल स्वर होता है, बिल्कुल होता है। आ दीर्घ स्वर होता है। और अगला है कि डी है, ई संयुक्त स्वर होता है, ये गलत है। संयुक्त स्वर ई है वो नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण इनमें से कौन सा है? श है, ये अल्प प्राण नहीं होते हैं, यानी यह वह होता है। अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा होता है। और श है, यह महाप्राण में आ जाते हैं। अब हम अगला हमारा प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ य, र, ल, व होता है। श और श है, ये उसम हो गए। क, च, ट, त, प
यानी क, च, ट, त, प ये सप्रसी और ए, उ ये व्यंजन। अगला है वो अगला प्रश्न हमारा है कि जिस वर्ष का प्रश्न टाइप करा, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संवर्त के समान, यानी व्रत के समान, आधावत के समान, व्रत के समान इस तरीके से बंद सा रहता है उसे हम संवर्त स्वर कहते हैं। अगला है नाद के आधार पर, गूंज या नाद के आधार पर हम कितने प्रकार से वर्ण को विभाजित? 2 प्रकार से, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण और अघोष वर्ण। स का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? री यानी उऋण, उ पहले आएगा, उसके बाद री आता है, यानी इसमें भी है, इसमें भी उ, उसके बाद री ऋण सही है। ऋषि, ऋषि दोनों में सही है। उसके बाद ग पहले आएगा, जय, और ये भी। उसके बाद ग्रीष्म यानी ग बाद में सबसे पहले इसका पहला ऋण यानी उऋण, ऋषि, ग्रीष्म और ज्ञान। त, थ और द वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? त, थ और द यानी दांत से बोले जाने वाले शब्द हैं वो दंते होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालु से माध्यम से, यानी ग वो कंठ है, प होठों के माध्यम, ज है वो तालव्य ध्वनि है, ट है वो मूर्धन्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो तीसरा यानी सी उत्तर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से गलत है, स्वरों के मेल से नहीं होंगे। व्यंजन है तो व्यंजनों के मेल से होंगे। पूर्ववर्ती स्वर से संबंधित पंचाक्षर ये भी गलत है। पंचम अक्षर ये भी व्यंजन और स्वरों के भी ये भी गलत होगा। इस प्रकार हमारा जो बच्चा है वो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से, ये बिल्कुल सही है, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ नहीं है, होठ से नहीं बोला जाएगा? इस प्रकार ब पहला है, ब यह होता है, प भी होठ से बोला जाएगा, यह नहीं होता, यह कंठ से हो जाएगा, व भ भी होठ से बोला जाता है। अगला है वो है ट, ठ और श, ये मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। दंतोष्ट व्यंजन कौन सा होता है? दंतोष्ट होता है व, दांत और होठ से व बोला जाता है। त वो सिर्फ दंत से होता है, थ वो कंठ से और प होठ से बोला जाता है। इस प्रकार हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम या लघुतम लिखित इकाई वो किसे कहते हैं? वो होती है वर्ण होता है लिखित इकाई सबसे छोटी। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग किया जा सकता है? समान, अत्यंत, अत्यंत, न्याय और अक्षम। हम अत्यंत में हम पंचम वर्ण यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित करना है। पहला है क का, क यानी कंठ से बोलेगा तो पहले में 3 आ जाएगा। न है नासिक है यानी इसमें 4 आ जाएगा। दंत से अगला है त और श है। इस प्रकार पहले में यानी 3 किस में आ रहा है? इसमें 3 फिर 1 फिर 4 आएगा, नासिक 1 के बाद 4। इस प्रकार हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ हैं? अब घोष और अघोष कौन कौन से होते हैं? अभी बताया था कि घोष किसे कहते हैं और सघोष है वो किसे कहते हैं। घोष है वो पहला और दूसरा, वो अघोष होता है और तीनों स होते हैं। अघोष में
सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लव और सभी स्वर आते हैं। इसमें पूछा है किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ है वो घोष वर्ण की आती हैं, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा यही आगे ग और स आएंगे। ग और घ कौन सा घोष नहीं है? घोष नहीं है तो इसमें त है वो नहीं है, र, य, र से आ जाएगा और पांचवा पंचम वर्ण भी आता है। अगला प्रश्न है वो है किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा के अंदर है, कृष्ण के अंदर है, दृष्टि, इसके ग्रह के अंदर वो री नहीं है, र है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ कंठ से बोला जाएगा घ। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी होठ से नहीं बोला जाएगा? मैं है वो पंचम वर्ण, होठ से नहीं बोला जाएगा। मैं होठ से बोला जाएगा, ब बोला जाएगा, ऊ बोला जाएगा, लेकिन आ है वो कंठ से बोला जाएगा। इस प्रकार जो ड है वो आ यानी उत्तर हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक लय हम पार्श्विक के अंदर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? है वो अंतस्थ नहीं आता है। य, ल, व आते हैं, है अंतस्थ नहीं है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? तय है वो घोष वर्ण नहीं होता है, अघोष होता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य बिल्कुल सही है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ नहीं हो, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ गलत है। व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ होती है वो नासिक्य यानी अनुस्वार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट, ठ, ड और ये यानी घ है वो क वर्ग का है। निम्नलिखित में से एक प्रश्न ऊपर रहेगा कि सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी होती है? सजातीय यानी जो समान आ, ई, उ ये गलत है, लेकिन ए है वो सजातीय के अंदर नहीं आता है, ये विजातीय आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। उ है वो एक वर्ण नहीं है, क है, र है, ये है, ये स्वर है, व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ यानी होठ से नहीं बोली जाती है? प, ब, मैं बोला जाता है, लेकिन त है वो नहीं बोला जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो वह है वो किस प्रकार का है? तो अंतस्थ है, यर, लव अंतस्थ हो जाए, वह अंतस्थ होता है। अड और अड का प्रयोग है वो विकसित वर्ण होता है, इसे हम ताड़नजात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सी ध्वनि दिखाई देती है? क के बाद हमें क्ष दिखाई देती है, यानी क और क्ष, क और ख तो क्षय आ जाएगा। उसके बाद प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ण में यानी वर्ण विच्छेद हो गया, अलग अलग करेंगे तो अंतस्थ और उष्म दोनों मिलाकर के अंतस्थ और दोनों कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं। काकल्य है वो है को हम काकल्य के अंदर रखते हैं, है की ध्वनि काकल्य होगी। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? लय को हम पार्श्विक के अंदर रखते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? 52 हैं, वो कुल वर्ण लिपियाँ होती है। हम अगला प्रश्न में है कि क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी क के अंदर अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण क होता है, घोष होता है, यानी तीसरा और चौथा। और उसके बाद अघोष होता है, यानी स्पर्शी बिल्कुल होता है, कंठ होता है, यानी पहला ही ऑप्शन है वो सही हो गया। महाप्राण नहीं होता है, यह गलत हो गया। अल्प प्राण होता है बल्कि अघोष होता है, सघोष नहीं। महाप्राण होता नहीं है, ना ही
और सही, यानी पहला ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं? पंचम वर्ण भी कहते हैं जिनको हम। अनुनासिक या वर्ण यानी पंचम वर्ण का पंचम अक्षर होता है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य क्या होता है? वह होठ से बोले जाते हैं, स्पर्शी होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, घोष होते हैं और निर्नासिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन सा 5 आधार को अपनाया गया? 5 आधार कौन कौन से? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनु, यानी ये हो गया प्रयत्न और अनुप्रदान। वह वर्ण होता है वो दंतोष्ठ होता है, यानी दांत और होठ से बोले जाने वाला होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? यानी जो सघोष भी है और जो महाप्राण भी है। सघोष महाप्राण यानी तीसरा चौथा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, और जो क्या है सघोष भी है। सघोष यानी तीसरा चौथा पांचवा और दूसरा और चौथा। इस प्रकार इसमें जय है वो सघोष और महाप्राण है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, यानी अंग और अ है, यह है, दोनों अयोगवाह होते हैं। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष तीनों स होते हैं और पहला और दूसरा तीनों स। कुल संख्या अघोष की 13 होती है। सभी महाप्राण वर्णों का समूह है, यानी इसमें कौन सा है जो सभी महाप्राणों के अंदर है वो आता है, यानी ख, छ और ड दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वो महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। त्रय वर्ण तय और रय से मिलकर के बना होता है त्रय। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण की क है, अल्प प्राण होता है। क्षय क और श से मिलकर के बना होता है क्षय। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन है, यह नहीं होता है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन प, फ, ब ओष्ठ होते हैं, यानी होठ से बोले जाने वाले स्वर ओष्ठ होते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो होठ से बोला जाता है? उ, ई ये कंठ है, आ कंठ उ है, होठ से बोला जाता है। अर्ध स्वर कौन सा था? यह और वह को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन नहीं होता? स्पर्शी क, च, ट होते हैं और यह और वह उष्म वर्ण यह है वो नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी जो दांत से बोली जाती है? वो है ल होता है। अगला प्रश्न है हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? हिंदी की ओष्ठ अ, थ और भ है। भ होठ से बोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य नहीं होता है? ट, ठ, ड और अड है, यह मूर्धन्य नहीं होता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि तालु से बोले जाने वाली स है, तालव्य बोला जाएगा। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च तालव्य के अंदर च आता है, यानी तालव्य से बोला जाता है। हिंदी में श है वो किस प्रकार का होता है? स है वो तालव्य होता है। अगला प्रश्न है च, छ, ज, झ ये का उच्चारण ओष्ठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से होता है, यानी तालु से बोली जाती है वो च, छ, ज और य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि यानी कंठ से बोले जाने वाला स्वर कौन सा है? ई, त, फ और है वो कंठ ध्वनि होती है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ मुर्दा होता है, कंठ होती है, तालु होता है या दंत होता है, यानी घ का उच्चारण है वो कंठ होता है। किस वर्ण का उच्चारण
है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है? कंठ और तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है का होता है? क्या है का उच्चारण होता है या फिर छ का होता है, ओ का होता है, ए का है, वो कंठ और तालु का होता है। अगला प्रश्न है स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान वो कौन सा? तो ऊपर ही पढ़ा है हमने, कंठ और तालव्य होता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। अगला प्रश्न है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ओ और औ क्या तालव्य होते हैं या मूर्धन्य होते हैं, दंतोष्ट होते हैं बल्कि, या कंठोष्ट होते हैं? यानी ओ और औ कंठ और होठ से बोले जाते हैं, कंठोष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वो है अगला प्रश्न वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ यानी पश विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और पश्य संवृत स्वर, यानी भाषा विज्ञान में ऊ है वो पश्य संवृत स्वर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है वो संवृत स्वर के अंदर आता है? आ, ओ, ई या ऐ? संवृत स्वर में है वो ई आता है। संवृत स्वर में हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्या 11 होती है या 4 होती है, 7 होती है या 2 होती है? वो हर स्वरों की संख्या वो 4 होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? इनमें से कौन सा है वो दीर्घ स्वर है? यानी आ, ओ, ए और आई दीर्घ स्वर है वो आ होता है, आ होता है। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का हमें इस तरीके से एक सार्थक समूह के माध्यम से समझते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ये तो इजी प्रश्न है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? उसे हम अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो सार्थक या व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और अगला है कि भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो स्वतः रूप से उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। वर्ण हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है स्वर होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। अघोष या घोष यानी सभी स्वर हैं वो घोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा य, ल, व और सभी स्वर है वो घोष में आते हैं। अगला हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलता है? यानी गा शब्द कहाँ मिलता है? 6 वर्ण के शब्दों के बाद है वो ज्ञान शब्द मिलता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या मूल स्वर कहते हैं, क्या संयुक्त स्वर कहते हैं, या गुरु स्वर कहते हैं, या लघु यानी 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, 1 से ज़्यादा, उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं होता है? किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? ट के अंदर यानी घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण है वो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। पहला और दूसरा वो अघोष है। ट है वो अघोष है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? च किस के अंदर व्यंजन में जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है? च में टकराती है, ग में, य, घ और श यानी घ के अंदर है वो नहीं टकराती है। किस क्रम में सघोष
महाप्राण और काकल्य आता है कि वो सघोष भी होता है, महाप्राण होता है और काकल्य होता है। अगला प्रश्न, प और फ का उच्चारण स्थान वो ओष्ठ होता है, यानी ओष्ठ यानी होठ से बोला जाता है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? मूल स्वर ई ओ इसमें लगी है तो ऊ है मूल स्वर होता है। मूल स्वर ए, ई और ऊ ये मूल स्वर होते हैं, इनसे सभी स्वर है वो बनते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, सबसे कम खुलता है उसे संवर्त स्वर कहते हैं, यानी वर्त के समान होता है। अगला है वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुतम व्यंजन गलत है। भाषा की लघुतम या सार्थक ध्वनि सबसे छोटी होती है उसे वर्ण कहते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। किस क्रमांक में सघोष वर्ण होते हैं? किस क्रमांक में सघोष है? यानी सघोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा ये गलत हो गया, ये अघोष है। तय और तय भी अघोष है और ये प और फ ये भी अघोष, यानी यह और र है वो सघोष है। अगला है नए व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? वत्स्य और यानी वसुड़ों के और नाक से बोला जाता है। किस शब्द में ए उपसर्ग ए स्वर नहीं है? वैदिक एक के पैतृक और से है के अंदर ए नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब घोष वर्ण कौन सा है? वो घोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें है पहला, तीसरा और चौथा यानी 6 है, वो दूसरा होता है, ये अघोष के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है वो निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है वो वह क और ल के अंदर अल्प प्राण ध्वनि आती है। ज और ल का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य और दंत्य है वो होती है ज और ल का। संयुक्त अक्षरों को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। इसको छोड़ दे तो 44 होती है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम, शयम, श्रय, यानी स और र से मिलकर मी हो गया, स अलग है मी। इस प्रकार श्रमिक में हिंदी वर्णमाला में मूल यानी मुख्य स्वर है वो कितने होते हैं? मुख्य स्वर सिर्फ 4 होते हैं। मुख्य स्वर बताया था 4 होते हैं, ए, आ, ई और उ, ये 4 ही होते, इनसे सभी स्वरों का निर्माण होता है। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किसे कहते हैं? पंचांग यह है वो सही है। निम्नलिखित में से किस में गलत कथन है? हिंदी में एक भी धातु व्यंजनांत नहीं होती। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ अयोगवा होती है, सही है। हिंदी के 2 व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते, यह भी सही है। हिंदी शब्दकोश में तय से प्रारंभ होने वाले शब्दों के बाद ग प्रारंभ होता, यह गलत है, यह है वो गलत है। अगला प्रश्न है वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण होती है। स्पर्शी संघर्ष स्पर्श और संघर्षी च और छ वाला स्पर्श संघर्षी होता है। अंतस्थ यह व उसम कितने होते हैं? 8 होते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? श हो गया। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? त, थ, श, यानी इसका उच्चारण स्थान है वो अलग है, अन्य का दंत्य से होता है। इनमें से किस विकल्प में कोई भी वर्ण घोष नहीं है? क, त, प ये गलत है और सही है, यानी तीसरा ऑप्शन क, त, प वो अघोष के अंदर आएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? ई, ज और श सही है। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ है व, य, र, यह है, लेकिन अ है वो नहीं है। अगला है किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन है, यानी पहला क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग के पहले के चारों होते हैं वो स्पर्शी होते हैं, तो इसमें
कौन सा है? ग, ज, य और व। इसमें स्पर्शी व्यंजन नहीं होते हैं। च का उच्चारण स्थान होता है च, च तालु से बोला जाता है च। य का उच्चारण स्थान कंठे होता है, या तालु होता है, या ओष्ठ होता है, या दंत होता है। यह है वो तालु से बोली जाती है। फ का उच्चारण स्थान वो होठ से बोला जाता है, होष्ट होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग है वो क, ग ज और य से मिलकर के, ज और य से मिलकर के बना है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष और महाप्राण है? भय, ऑप्शन भय 3 नंबर का हिंदी में औ स्वर को माना जाता है। अर्ध विवृत स्वर होता है। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है। ईमानदारी, ई श ई पहले आ गया, उसके बाद ईमानदारी, विनम्र और विपत्ति यानी तीसरा ऑप्शन से। उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, मैं, ऊ का संयुक्त व्यंजन, उपयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, होठ से बोले जाते हैं, होठ हो गया। सुमेलित कीजिए। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन और अघोष व्यंजन। पहले यानी मूल स्वर ए, ई, उ और री होता है। ए, ई और रू, ए, ई और तीसरा हो गया। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई और ई, उ, ऐ हो गया। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण है वो कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व अल्प प्राण हो गए। और अघोष है, अघोष के अंदर पहला और दूसरा यानी क, छ, प और फ यानी यह होगा। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही है, ग। असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत ई अग्रस्वर, ये भी सही है। यानी इसमें से असंगत है वो प है, अल्प प्राण, मूर्धन्य और अघोष। अघोष में तीसरा आता है, गलत है। अगला है कि किस विकल्प में 2 वर्ण अल्प प्राण होते हैं? 2 वर्ण क और ग है वो अल्प प्राण होता है। भार्य प्रयत्न के आधार पर 11 भेदों में से 2 भेद हैं। भार्य प्रयत्न के आधार पर 11 भेदों में से 2 भेद अघोष और घोष। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग हो गया संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ए है मूल स्वर नहीं है। ए, ई और री और उ है वो मूल स्वर होता है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण च, च और ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। निम्न में से महाप्राण कौन सा है? थ महाप्राण है। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर है, यह है अर्ध स्वर हो गया। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नाक से बोले जाने वाला यह हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वो 33 होती है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में उसम व्यंजन श और है उसम होते हैं। सपर संघर्षी, तय और थ ये दोनों संघर्षी हो गए। अगला है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऐ हो गया और सभी व्यंजन हैं। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ तालु हो गया, तालु से बोला जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन किस में आता है? दिल्ली में 2 व्यंजन आ रहे हैं, ल डबल 2 आ रहा है। यानी कौन सा अपमान अमानक वर्ण है? झ है वो अमानक वर्ण है। च, छ, ज उदाहरण है। स्पर्श और संघर्षी आते हैं। पक्षी में कितने वर्ण होते हैं? पक्षी में 3 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा वर्ण आता है? ट आता है, ञ आता है, ड आता है या झ आता है, यानी ये आता है। उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संभल ध्वनि यानी संभल, संवृत, संपृक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि। अगला है
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा है वो नहीं है, अन्य की है। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह है? सभी स्पर्श व्यंजन क, य, र, ल, व ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वो व, फिर क, यानी व के बाद क, इसके बाद व्र, इस प्रकार व वक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्त अक्षरों के आधार पर लिपि, इसका ये गलत है, पढ़ सकते हैं। वारखड़ी से परिचय, इस प्रकार वर्णमाला का जो क्रमबंध है वो हमें पता नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ सकते। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता युग्मज ध्वनि है, यानी डबल नहीं आ रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने भारीय प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं? व्यंजन के कितने भेद बताए हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन की कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? स्पर्शी च, छ, ज वाली स्पर्श संघर्षी कहलाते। इस प्रकार आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो वर्ण विचार की। अब हम कुछ प्रश्न बाकी हैं वो हम अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम कुछ प्रश्न बाकी हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।